there is a direct association, direct causal association between pollution and asthma and COPD. जो वेपिंग है उससे लॉन्ग टर्म इंजरी ना हो, बट एक्यूट इतनी इंजरी हो सकती है कि आप वेंटिलेटर पे जाके डेथ भी हो सकती है. So every year, passing year, as you quit smoking, you are going to be the same risk जो एक नॉन स्मोकर को होगा. But the only worst disease again I'm telling is COPD. Because the power of addiction of smoking is very high. So on your own and just with simple aids, only a person with very high willpower will be able to live. WHO की स्टडीज़ और भी बहुत स्टडीज़ हैं कि it affects the whole body as such the pollution. So pollution actually is a serious concern which is causing a lot of problems. नमस्कार, मेरा नाम है मणि और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस. आज मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत ही जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विकास मित्तल सर. तो सर, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. इसी के साथ जैसे हम आजकल बात कर रहे हैं कि दिल्ली या पूरे नॉर्थ इंडिया में जितना AQI और पोल्यूशन लेवल्स बढ़ गए हैं, तो क्या वो आपके लंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, या क्या वो इम्पैक्ट जो होता है आपके लंग्स पे वो लॉन्ग टर्म होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? Thank you, Mani, and thank you for this conversation, and I think it's going to bring in a lot of questions and answers. So आपका जो क्वेश्चन है वो है एयर पोल्यूशन जब है वो पूरे साल ही रहता है. So देखिए, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो गुड, क्योंकि अभी तक लोगों को यही लगता है कि इसी वक्त यूजुअली लोग पेशेंट्स जो नॉइज़ है वो इन विंटर सीजन में ही क्रिएट होती है, बट एक्चुअली पोल्यूशन जो है वो थ्रू आउट ईयर रहता है. और उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे थ्रू आउट ईयर रहता है. सो आई वुड से कि इट इज़ वेल नोन इन स्टडीज़ नाउ कि जो लंग्स की क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं जैसे कि एस्थमा और COPD, सो ये दोनों का इंसिडेंस बढ़ रहा है एवरी ईयर. एंड जो कॉजेज़ है डिजीज़ का, इनका एयर पोल्यूशन इज़ लिस्टेड एज अ कॉज. So there is a direct association, direct causal association between pollution and asthma and COPD. So COPD जो है वो smokers को होती है, और asthma है वो एक पारिवारिक सांस की लंबे समय चलने वाली बीमारी है. एंड दोनों का एक cause can be pollution. Okay. Now this is the long term effect. Short term जो effect है वो usually when the pollution goes very high उस टाइम पे होता है, और वो usually it is like the places where the pollution is going to go directly in. जैसे आँख के टच में फर्स्ट आएगा pollution, या nose और throat. So whenever this happens, so you will start having some irritation in the nose, irritation in your eyes, itching in the eyes, scratchy throat, and then you may start having some cough. So this is similar to what you will have when you start smoking. Okay. So if a person starts smoking, माने जैसे कोई patient, जो कोई भी आप देखेंगे अपने colleague friends, they usually start smoking in their college time when they are in 20s. So for few 10 years like they will not get any disease. उनको पहले 10 साल कुछ होगा नहीं, है ना. और कुछ सालों बाद मे बी दे विल स्टार्ट गेटिंग कॉफ्स, और मोर देन यूजुअल वंस अ ईयर से ज़्यादा कॉफ होने लगेगा. एंड बाय 20 to 30 ईयर्स दे हैव स्मोक्ड, उनको फिर क्रॉनिक लंग डिजीज़ होती है. सो द सेम वे इफ़ वी एक्सट्रापोलेट इट टू पोल्यूशन, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट विल बी सम बिट ऑफ कॉफ एंड इरिटेशन इन द थ्रोट, बट इफ इट कंटिन्यूज देन इट विल लीड टू क्रॉनिक लंग डिजीज़. सो दैट इज़ हाउ आई से दैट द पोल्यूशन इज़ गोइंग टू कॉज both short term as well as long term effects. अब इसके अलावा what we are seeing nowadays is कुछ acute high incidence of cases. Like I have been practicing for 18 years now. Like अगर मैं उसको 5 years last के देखें, 5 to 6 years के, उसमें we are seeing कि every year the number of young people and healthy people getting some problem are increasing. जैसे पहले कभी जिनको कोई history नहीं था, so like increase in the incidence of pneumonias and healthy patients getting pneumonia, उनको जिनको कभी कोई पुराना डिजीज़ नहीं था उनको भी निमोनिया हो जाना, या फिर सडन हार्ट का प्रॉब्लम होना, स्ट्रोक हो जाना. सो ये भी कुछ रिलेटेड पॉल्यूशन से ही मोस्ट लाइकली है, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली. सो पहले ऐसा नहीं था, तो अभी ये इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है. एंड WHO की स्टडीज़ और भी बहुत स्टडीज़ हैं कि इट अफेक्ट्स द होल बॉडी एज सच द पोल्यूशन.
So pollution actually is a serious concern which is causing a lot of problems, huh? So, sir, as you said and we rightly agree कि pollution is directly related, but क्या ऐसा है कि young age के साथ साथ ये pollution जो sensitive age groups है, जैसे senior citizens over 60 and kids below 5, below 10, तो क्या ऐसा है कि ये उनके लिए ज़्यादा harmful है and it is leading to their health degradation, और क्या ऐसा है कि उन बच्चों को आगे जाके क्रॉनिक लंग डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू दी ओल्डर जनरेशन? या बिल्कुल, बहुत ही पर्टिनेंट सवाल, और बिल्कुल एक्चुअली पिछले सवाल से भी रिलेटेड ही है. सो पिछले सवाल में हमने ज़्यादा बात की कि हेल्दी लोगों को क्या होगा. ना सेंसिटिव लोग जो हैं उनको दो हिस्से में हम बोलेंगे. एक तो हो गए यंग लेस देन 5 years एंड ओल्डर मोर देन 60 years, और दोज हु हैव एनी डिजीज, लंग डिजीज, क्रॉनिक मतलब लंबे समय चलने वाली लंग की डिजीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज और डायबिटीज़. So these are diseases which they live with throughout the life. So these are sensitive people. So बच्चों में अगर हम बोलें तो स्टडीज़ बिल्कुल कहती हैं एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट से लॉन्ग टर्म में लंग का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होता है, लंग फंक्शन इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है, एंड दीज चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू डेवलप एस्थमा. ओके, एंड लाइक वही मैंने बोला, अगर बहुत लंबे समय तक चलेगा तो वही COPD जो क्रॉनिक लंग डिजीज़ है वो भी डेवलप हो सकता है. एंड जो ओल्ड पीपल हैं उनको बिकॉज ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी डाउन होता है तो उनको निमोनिया का चांस हो सकता है. और जो डिजीज़ हैं उनकी जो इवन इफ़ दे आर टेकिंग देयर मेडिसिन राइट एंड कंट्रोल्ड भी है तो उनके वर्सनिंग और एग्जसर्वेशंस माने उनके अटैक्स आ सकते हैं. जैसे मतलब हार्ट का अगर वीकनेस है तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट मतलब फेलियर हो सकता है. लंग्स की दिक्कत है तो लंग्स में निमोनिया हो सकता है. सो दीज थिंग्स कैन वर्स एंड कॉज हॉस्पिटलाइजेशन, एंड हॉस्पिटलाइजेशन विल एक्चुअली डिस्टर्ब योर होल फाइनेंसेस, फैमिली, सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग. डेफिनेटली. तो सर जैसे वी हैव बहुत सुना है हमने कि स्मोकिंग सिगरेट्स इज़ बैड फॉर हेल्थ या धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल ना बहुत सारी नई चीज़ें भी आ गई हैं उसके साथ. जैसे वेप्स आजकल बहुत फेमस है, आई गेट्स हो गए, लोग हुक्का पीते हैं, वीड करते हैं या कुछ ऐसा. तो इनका आपके लंग्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर ये बुरे हैं तो ये कितने बुरे हैं, इनकी सीरियसनेस क्या है? देखिए, बुरी चीज़ तो सारी ही हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कहने को. एंड स्मोक का इफ़ेक्ट तो इज़ वेल टॉक्ड अबाउट, इट अफेक्ट्स लंग्स. सो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, स्मोक से यूजुअली लोग मानते हैं एक्सपोजर ऑफ स्मोक इन एनी फॉर्म, वेदर वेपिंग और सिगरेट स्मोक और वीड. सो ये अपार्ट फ्रॉम, देखो एक लोगों को ना कैंसर से सबसे ज़्यादा डर लगता है. हाँ. बट एक डिज़ीज़ जो मैं पिछले भी क्वेश्चंस के बाद बताया, एक COPD एक डिज़ीज़ होती है ऐसी जो कि इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ गोइंग टू स्टे विद यू, एंड उसमें सांस फूलता है पेशेंट का और उसको ऑक्सीजन की नीड पड़ती है. तो वो एक ऐसी डिज़ीज़ है, वो ज़िंदगी भर बढ़ती रहेगी और पूरे साल रहेगी आपके साथ. तो ये कैंसर से भी वर्स इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो क्योर हो जाता है. राइट. मतलब क्योर मीन्स लाइक यू जस्ट गेट रिड ऑफ द कैंसर. इफ इट इज डिटेक्टेड इन द लेट स्टेज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वी विल हैव फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, और डॉक्टर बोलेगा इतने साल की लाइफ एंड यू विल डाई. बट COPD इज अ डिजीज विच नाइदर लेट्स यू डाई नाइदर लेट्स यू लिव. मतलब आप खाना भी नहीं खा पाएंगे और सांस फूल रहा होगा, आप टॉयलेट भी नहीं जा पाएंगे, तो यू आर नॉट डाइंग ऑल्सो इमीडिएटली. योर लाइफ विल बी लेस बट यू आर नॉट डाइंग इमीडिएटली. आपको इतना नहीं कि इतने दिनों बाद आपने मतलब जाना है, तो इट्स अ वेरी पुअर वो. सो जो ऑल ये जो स्मोक एक्सपोजर है ना इन वट एवर फॉर्म इज़ बैड. नाउ आई विल जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट वेपिंग एंड हुक्का एंड वीड. हाँ, तो स्मोकिंग तो बैड है ही, जिससे COPD भी हुआ है और ये सब डिजीज़. अब वेपिंग तो देखो बैन है, फिर भी इट इज़ बहुत ही दुखद है ये कि बच्चों तक भी आ गया है. स्कूल में पेरेंट्स उसको सेफ मान के लेते हैं तो बच्चे भी लेने लग गए हैं. और आई डोंट नो वेयर डिड दे गेट फ्रॉम, ग्रे मार्केट में और ये ई-कॉमर्स साइट से मिल जाता है. बट वेपिंग में सिगरेट के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो नहीं है, बट निकोटीन का वो है, वो एडिक्शन करता है, बच्चों को स्मोक की तरफ ले जा सकता है. और जो वेपिंग है उससे लॉन्ग टर्म इंजरी ना हो बट एक्यूट इतनी इंजरी हो सकती है कि आप वेंटिलेटर पे जाके डेथ भी हो सकती है. सो इट मे नॉट बी कॉजिंग लॉन्ग टर्म इलनेस बट सडन सिवियर इलनेस के आपको डेथ भी हो सकती है, वेंटिलेटर पे जा सकते हैं. सो दैट इज़ द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ वेपिंग.
देन वीड और ये सब भी हम देखते हैं लंग्स पे इफेक्ट करते हैं. वी आर सीइंग लॉट ऑफ यंगस्टर्स फ्रॉम बोथ दिल्ली एनसीआर के एरियाज से पीपल आर कमिंग विद मतलब इनका अवेलेबिलिटी आई डोंट नो हाउ द यंगस्टर आर गेटिंग इट, बट इनसे भी लंग डिजीज़ हम देख रहे हैं. और बहुत ही वही जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, दे आर वेरी बैड बिकॉज वो स्टे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गेट डिक्रीज, दे आर गोइंग टू गेट वर्सन एवरी ईयर. सो इट्स वेरी बैड. सो ऑल थिंग्स आर बैड एंड आई विल नॉट से कि कोई एक बैड है कोई एक कम बैड है, ऑल आर वेरी बैड. राइट. तो सर इसके साथ जैसे हम लंग कैंसर के बारे में तो जानते हैं कि स्मोकिंग से होता है या इट्स अ वेरी क्रॉनिक डिजीज़, बट आपने जो बोला COPD दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रॉनिक. तो इनसे अगर मान लो कोई इंसान इसके चपेटे में आ गया या हु इज़ हैविंग दिस डिजीज़, तो क्या इसका रिवर्सल हो सकता है या क्या ये क्योर हो सकता है? देखिए क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, ओके, आर्थराइटिस फॉर अदर सिस्टम, मैं लंग डॉक्टर हूँ, तो क्रॉनिक डिजीज़, हार्ट की क्रॉनिक इलनेस, ठीक है, ये कोई भी रिवर्सिबल नहीं होती हैं. ओके ओके, देयर इज़ नो क्योर फॉर अ क्रॉनिक डिजीज़, बट गुड थिंग इज दे आर प्रिवेंटेबल, एंड सेकेंड इज इफ यू हैव इट देन दे आर कंट्रोलेबल. अच्छा, वो वर्सन होने से बचा सकता है. सो द गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी क्रॉनिक डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज और अगर हम लंग्स की बात करें COPD इज टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम वर्सनिंग, पहली. दूसरा टू प्रिवेंट मतलब उसको डिजीज को बढ़ने नहीं देना, मतलब बढ़ेगी फिर भी वो, बट उसको ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ने देना, उसको दवा से कंट्रोल करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर, जिससे कम से कम हम दिक्कत में रहें उनसे, बेटर ज़िंदगी जी पाएँ, और कम से कम साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन्स के हों, हमें कॉम्प्लिकेशन बचें, और हॉस्पिटलाइजेशन की कॉम्प्लिकेशन है तो कॉम्प्लिकेशन बचे. सो दीज आर, सो प्रोग्रेशन कम होना और प्रोग्रेशन को रोकना, कंट्रोल करना और कॉम्प्लिकेशंस को रोकना इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन. सो दीज आर द गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी क्रॉनिक डिजीज. दे डोंट हैव क्योर बट कंट्रोल. ओके, तो दिस वाज आई फील वेरी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में कि अच्छा यू हैव स्मोक्ड सिगरेट फॉर 2 years, नाउ इफ़ यू लीव इट योर लंग्स विल हील देमसेल्व्स. ऐसा होता है क्या? देखिए एक्चुअली इट इज़ गुड टू क्विट स्मोकिंग एनी टाइम. ओके, सो कई बार ये भी होता है कि अगर मैंने इतने साल स्मोक कर लिया है तो अब क्या होगा, अब छोड़ के क्या फ़ायदा. हाँ, बट स्मोकिंग इज़ गुड एनी टाइम यू क्विट. ओके, जैसे अभी शाहरुख खान ने 59 पे स्मोकिंग छोड़ा है. Now it is good that he has quit, and it's like a good message to all his followers, and like he's a public figure and all. But see छोड़ने के बाद, like by if you quit now, so after 1 year your risk of lung decline and your risk of heart disease becomes like half, huh? And by 5 years the risk of a heart attack becomes the same as that of a non-smoker. Okay, and by 15 years so the risk of cancers and other stroke and some things like that also gets decreased to half, and that. So every year, passing year, as you quit smoking, you are going to be the same risk जो एक non-smoker को होगा. But the only worst disease again I'm telling is COPD. आपको COPD फिर भी हो सकती है चाहे आप स्मोकिंग करो या ना करो. 10 साल छोड़ दी हो, 20 साल छोड़ दी हो, 40 साल छोड़ दी हो, you can still develop COPD. And that's why शाहरुख खान has just said कि मैंने छोड़ तो दी है बट मेरे को breathlessness हो रही है. So we need to test for COPD in such patients also, and that's why smoking in any form is bad, and quitting is always good. Okay, quitting is always good, and quitting is and we need help to quit also. Okay, smoking is a very bad addiction. Nicotine in that tobacco is a very bad addiction, and we need a strong help. It's not just a habit कि आज मैंने सोचा छोड़ दिया. So only their success rate of quitting is just 2 to 3%. खुद से छोड़ने का, and there is a lot of failure. 2 to 3% is nothing. And if we get help, it can increase 4 times. It can go up to 20 to 40% if you get help. And help is given in form of some medications, और कुछ behavioral therapies होती हैं, self help tips होते हैं. Because जैसे ही quit करते हैं, you feel miserable. बिकॉज वो एक उसमें एक रिवॉर्ड और विड्रॉल पाथवे हम बोलते हैं, एडिक्शन हो जाता है. स्मोकिंग जैसे ही हम लेते हैं तो हमें एक
डोपामिन और एक नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट होता है शरीर में, जो कि मतलब किसी भी ड्रग से होता है, तो वो हमें एक अच्छी फीलिंग एनर्जी देता देता है। और जैसे ही हम सिगरेट छोड़ेंगे तो फिर वो कम हो जाएंगे, तो फिर वी विल गो बैक कि वो चाहिए मुझे। You will feel low and you will want Yes. that high जो Yeah. आपको उससे So मिलेगा। उसके छोड़ने के लिए we give some medicines to them, we counsel them and we give lot of help. Okay. तो सर जैसे आजकल बहुत फेमस हुआ है पिछले कुछ सालों में, निकोटीन गम्स आने लगे हैं मार्केट में एंड पीपल आर टेकिंग दैट थिंकिंग कि वो चीज़ आपको सिगरेट स्मोकिंग से छुटकारा दिला देगी। तो इज इट एक्चुअली हेल्पफुल या वो बस एक मिथ की तरह बस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप निकोटीन गम्स लेना शुरू कर दो एंड यू विल क्विट स्मोकिंग? So I would say मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि टबैको इंडस्ट्री की जो मार्केटिंग है वो निकोटीन गम को कैसे बीट कर सकती है। Right. तो एक्चुअली निकोटीन गम की मार्केटिंग तो ज़्यादा होती ही नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से मेरे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल जाती है, बट निकोटीन गम जल्दी से नहीं मिलती है। इट्स नॉट ईजीली अवेलेबल। ओके, and another thing is I will still say nicotine gum is marketed as just that it's going to help you quit, but actually just taking it over the counter, it usually doesn't help. Okay. Very few, a very high will powered person can quit with just taking over the counter nicotine gums. You have to have some help. Okay, a counseling or a way, because nicotine replacement therapy हम बोलते हैं, and usually it is said there we need two therapies, medical therapies की अगर हम बात करें तो two therapies to quit, to help you quit. Okay. So usually we combine the nicotine gums with a nicotine patch. Okay, so which is a small patch like a like your bindi जैसे होता है. So you have to apply it daily on your body on a non-hairy part, और वो फिर 2-3 महीने तक लगाना पड़ता है. Because the power of addiction of smoking is very high. Very high. So on your own and just with simple aids, only a person with very high willpower will be able to leave. So if you are not able to, so it's good. Like if over the counter it's available. If you have a willpower, if you go cold turkey and छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा है. But if you fail, please seek help. That's what the message is. Seeking help is also a very important thing sometimes. Yeah, because sometimes if you fail ना, then you start saying कि भी मेरे से होगा नहीं, and then you just go back and you say कि भी ये तो छूटेगी ही नहीं, है ना? हाँ, so if you have tried, take these over the counter भी try कर लिया, नहीं छूट रही है, then help is needed. Okay, help is needed too, because tobacco addiction, another thing I will like to tell you is tobacco addiction अब इसको disease बोलते हैं. Unfortunately, neither doctors and like neither the patients and the community realizes this. मैं अपने पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में इफ ही इज अ स्मोकर एंड आई राइट टबैको एडिक्शन इज अ डिजीज, मतलब इट्स अ डिजीज, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एज अ डिजीज. अब जब डिजीज है तो उसकी ट्रीटमेंट भी है. राइट. ओके, सो अनलेस अंटिल यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, अब आप हार्ट डिजीज लिख देंगे, लंग डिजीज लिख देंगे, हार्ट अटैक्स ट्रीट कर लेंगे, बट कॉज नहीं ट्रीट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? सो एवरी पेशेंट आई राइट इफ ही इज स्टिल करंट स्मोकर और हैविंग टबैको यूज, देन आई राइट इट एज एन एडिक्शन, एज अ डिजीज, एंड आई ट्रीट इट. I offer a treatment. I offer नहीं मतलब I ask and then I मतलब offer a treatment और पूरा काउंसल करके उसको ट्रीट करते हैं. कि बिकॉज रूट कॉज टू बी ट्रीटेड फर्स्ट. आप ऊपर से आप काट के कुछ नहीं कर लोगे, तो रूट इज द मेन इशू. बिल्कुल. सो वेरी नाइस ऑफ यू सर. बट इसी के साथ एक और सवाल है कि जैसे आपने बोला COPD, लंग कैंसर, इनके सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या होते हैं जो आपको पहले दिखने शुरू हो जाते हैं कि ओके नाउ दिस इज द टाइम द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग और मुझे अब कंसल्ट करना है या इसके बाद लेट हो जाएगा? सो देखिए, अगर लंग्स की कोई भी डिजीज़ हो, है ना, अभी तक हमने एस्थमा, COPD बोली, दैट देयर आर like thousands of lung diseases, है ना. So like lung, the respiratory system starts from nose, throat and then lungs, and then the chest wall also comes in that. Now any lung system, कोई भी सिस्टम होता है ना, उसके कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं. कार्डिनल मतलब होता है फंडामेंटल चीज़ जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा. अब वो चाहे कोई भी लंग की डिजीज़ होगी, चाहे लंग कैंसर होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, लंग के इन्फेक्शन होगा, निमोनिया होगा, COPD होगा, एस्थमा होगा, और एक डिजीज़ होती है ILD, रेयर डिजीज़ ऑफ द लंग. सो इन सब डिजीज़ में सिर्फ 5 सिम्टम पेशेंट लेके आएगा आपके पास. 1 इज़ कॉफ, 2nd इज स्पूटम, 3rd is breathlessness, 4th is whistling noise, and 5th is blood in the spit. Okay. So अगर ये सिम्टम में पेशेंट ने आया तो इट मीन्स लंग सिस्टम इज इन्वॉल्व.
एंड क्योंकि मैंने बोला नोज से शुरू होता है तो नोज के भी सिम्टम्स 5 होते हैं: नोज ब्लॉक, रनी नोज, स्नीजिंग, blood from the nose, and itching in the nose. So these are 5 symptoms from the nose. Okay, so अगर ये पेशेंट लेके आता है, so इसमें से ऊपर के सिम्टम्स जैसे कॉफ, नोज प्रॉब्लम, so these are okay and can be because of upper airway infection or simple. बट अगर कोई सीरियस डिजीज होगी ना तो उसमें क्या होगा, सीरियस में से क्या होगा, ब्लड इन द स्पिट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, wheezing, मतलब mainly shortness of breath and blood in the spit, okay, and yellow sputum you can say. So if something like that is happening, आपको खांसी ठीक नहीं और लॉन्ग टर्म, इनमें से कुछ भी 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, जो भी मैंने सिम्टम बताए, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं, आपने ओवर द काउंटर मेडिसिन ले ली, आपने अपने फिजिशियन से मेडिसिन ले ली और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, देन यू नीड अ स्पेशलाइज्ड केयर. सो 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी सिम्टम चले जो मैंने बताए, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो रही है और blood in the spit. So these are the time when you really need to see a lung doctor. तो सर जैसे हम बात करते हैं कि लंग कैंसर या लंग डिजीज़ जो है वो इंडिया में कितनी कॉमन है, और अगर वो कॉमन है तो क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग बनने के उसके कितने चांसेस होते हैं? सो देखिए, इस टाइम पे अगर हम डिज़ीज़ ये की इंसिडेंस की बात करें, सो तो सबसे इस टाइम पे कॉमनेस्ट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करेंगे, बिकॉज कम्युनिकेबल इंडिया में स्टिल अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल होते हैं इन्फेक्शन डिजीज़ है ना, नॉन कम्युनिकेबल हो गए डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड ऑल. सो द मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इज स्टिल हार्ट एंड जो स्ट्रोक, मैंने कार्डियोवैस्कुलर मतलब जो आर्टरीज ऑफ द हार्ट एंड द ब्रेन ना, सो जो उसमें ब्लॉकेजेस एंड ऑल हैं, दीज आर स्टिल द फर्स्ट नंबर. The lungs are the second number, and COPD is now the second most common cause of death. Okay. In India and the world. In non-communicable diseases. So the lung diseases मैंने बताया mortality and मतलब common diseases में death में COPD is the second most common cause of death, and lung diseases as the post-COVID and with the pollution, which is not just limited to urban areas, it's going to the rural areas also. And because the rural areas have their own problems, वहाँ पे आपका कई बार exposure to dust बहुत होता है, या अभी भी बहुत जगह पर चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, बायोमास फ्यूल है, और तो इन सब से भी लंग डिजीज़ का इंसिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा है. सो इट्स करेंटली द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बोथ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. मॉर्बिडिटी मीन्स सफरिंग एंड मोर्टेलिटी मीन्स डेथ. तो सर जैसे आपने बात करी अभी कार्डियोवैस्कुलर टर्म आपने यूज़ करा, तो वैसे ही लंग और किस किस ऑर्गन को, या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस और ऑर्गन को कितनी सीवियरिटी से अफेक्ट कर सकता है, एंड जो हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं वो बाकी ऑर्गन्स के लिए कितने फेटल है, या वो कितना उन पे प्रेशर डाल सकते हैं, जैसे किडनीज हो गई हमारी या हमारे और भी ऑर्गन्स हैं, तो ये उनके फेलियर में कैसे रिजल्ट कर सकते हैं, कुछ इनका कनेक्शन है? या See, smoking तो is one thing which is being studied in reported कि वो head to toe any organ of the body can be affected. Okay, it causes from dermatology to causing wrinkles, and it can affect your any kind of all kinds of cancer are related to smoking and all. सो स्मोकिंग से तो कोई भी ऑर्गन इफेक्ट होता ही है, अपार्ट फ्रॉम लंग कैंसर एंड COPD विच एवरीबडी नोज. एंड सो इसके अलावा जो लंग डिजीज़ हैं वो एंड हार्ट डिजीज़, ओके, सो लंग्स एंड हार्ट आर वेरी फ्रेंड्स, दे वर्क इन सिंक्रनी. Okay, they are all in the chest part of your area, है ना, so they work in synchrony. Okay, if one fails, the other will get the stress. Okay, and slowly it will get failure also. So if the lung is failing, the heart will get stressed, and then you will get a heart failure also. If the heart is failing, then there will be pressure build up in the lungs will get fluid, and you will feel breathless. So they are interconnected. So we need to have a balance between the care of both lungs as well as the heart. Okay. Right. So sir, हमने आपसे लंग्स की तो काफ़ी नॉलेज ले ली, एंड आई फील दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव कि कैसे
कैंसर इज़ नॉट दी ओनली थिंग जिससे हमें बचना चाहिए, बल्कि बहुत सारी और ऐसी चीज़ें होती है जो इंडिया में लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है या उतनी अवेयरनेस नहीं है। इसी के साथ सर आप स्लीप के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या लंग्स एंड स्लीप का कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है? An interesting question. So why a lung and sleep it suddenly come into the picture? Yes. So I am a lung doctor, lung specialist as well as sleep specialist. Yes, So sir. why? Because see, sleep is a very important part of our life, है ना? Right. 1/3 of our life we are sleeping, हाँ? एक तिहाई हिस्सा हम सोते हैं. 8 hours a day, 8 so hours yeah, सोते हैं, है ना? definitely. So and sleep is a very important process which is actually in which we have lot of healing, okay, memory consolidation, immunity built up, okay, it happens in the sleep. So now there are 86 known sleep disorders. मतलब जैसे 86 या सो 86 नॉन स्लीप डिसऑर्डर माने स्लीप की बीमारियां हैं, मतलब 86, हाँ. अब वो 86 स्लीप डिसऑर्डर्स में से मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर है वो है नींद ना आना, इंसोम्निया. ओके, सेकंड मोस्ट स्लीप डिसऑर्डर है स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग. अब वो स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग का वर्ड आया तो जब सेकंड मोस्ट कॉमन जो लंग की जो स्लीप की डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा सांस का जो नाक, मुंह और गले के पीछे का रास्ता है ना, ये सबका सोते हुए नैरो हो जाता है. सो सम बिट ऑफ स्नोरिंग इज देयर विद एवरीबडी, है ना, बिकॉज इट बिकम रिलैक्स्ड व्हेन यू स्लीप, है ना. किसी का सोते हुए हाथ उठा देंगे एंड छोड़ देंगे तो इट विल फॉल डाउन. डेफिनेटली. Okay, so in the daytime, your area of nose behind the throat and it is all made by muscle. There are no pipe there, huh? So it is all made by muscle. The tongue is a muscle, so it falls back while you sleep. वो पीछे गिर जाता है. तो जो दिन में रास्ता है, अगर दिन में ऐसे टाइट है तो रात में सबका रास्ता नैरो हो जाता है. Because muscles are relaxed. Muscles are relaxed, है ना. So now in sleep there is something called obstructive sleep apnea, जिसमें usually it happens when there is lot of fat around your neck, or your neck is small, or your tongue is large, or your like this chin is little retracted back, or your nose is blocked. So what happens is there is obstruction in the airway, and then you struggle to breathe, and then you snore loudly. So क्या होता है उस टाइम पे सांस का रास्ता रुक जाता है. Right. अब वो स्लीप की वजह से हुआ, बिकॉज रात में रास्ता नैरो है और ऑलरेडी आपका रास्ता नैरो, तो वो बंद हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, स्लीप मतलब नींद में, और एपनिया मतलब सांस रुक जाना. So this is the second most sleep disorder, common sleep disorder. That's why, because it's an airway problem, so that's why a lung doctor takes care of the second most common sleep disorder. Now that is a sleep apnea specialist, but I am a sleep specialist. So once I started doing sleep into this, I trained myself कि sleep को as a whole we will treat, है ना. Okay. So actually sleep is one entity which actually encompasses, मतलब जो sleep के specialist होते हैं, they can be a neurologist or a psychiatrist, okay, or an ENT doctor. So these are the few specialties in Right. which the patients of and then the lung doctor, okay. So these are few specialties where a patient of sleep Can go problem can go with, है ना. So that's how I'm a sleep specialist, and I trained myself to take care of all the kinds of all 86 sleep disorders. So I just don't treat sleep apnea, I take care of insomnia, those who are not able to sleep, those who are like those who are having this sleep disorder breathing. So there are three kinds of, like if we group them, this 86 sleep disorders, so there are three problems, है ना. स्लीप की 3 प्रॉब्लम, जैसे मैंने हर कार्डिनल सिम्टम बताया, तो मेरे पास स्लीप का पेशेंट क्या लेके आएगा, सिर्फ 3 प्रॉब्लम लेके आएगा. या तो उसको नींद नहीं आ रही होगी, या नींद ज़्यादा आ रही होगी, या फिर उसको नींद में एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, जैसे नींद में चलना, नींद में बोलना, नींद में बेड वेटिंग हो जाना, ओके. सो नींद में खाना खा लेना, ओके, लॉट ऑफ नींद में टेरर के साथ उठ जाना. सो देयर इज लॉट ऑफ नींद में लेग्स चलाना, नींद में सीजर हो जाना. सो दीज आर अदर पैरासोम्नियाज, हाँ, पैरासोम्निया, हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया. सो दीज आर कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स जिनको 86 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सो सर, इज इट लाइक कि ये नॉर्मली आपके अंदर बिल्डअप हो जाते हैं, या कोई स्पेसिफिक रीजन होता है? आई फील ये मतलब इज इट नॉर्मली बिल्ट एंड देन यू कंसल्ट अ डॉक्टर, या ये किसी रीजन की वजह से आपके अंदर बिल्ड होते हैं? जैसे आपने बोला कि नींद में चलना, बातें करना, सो इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इज इट कि इंसान नॉर्मली डेवलप कर लेता है?
है ना. These are diseases. It's not like anybody will develop it for no reason. And हर एक disease का अपना कारण और उसका मतलब develop होने का पूरा पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी होता है. सो दीज आर डिजीजेज एंड Okay. जैसे डिजीज है उसको वही कारण को तो हर डिजीज में देखना ही होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है. सो दिस इज नॉट लाइक जस्ट अ हैबिट थिंग कि आप हैबिटली. सो इवन नींद ना आना, देयर कुड बी लॉट ऑफ मेडिकली और द रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच कुड बी कॉजिंग दिस. ओके, सो इंसोम्निया भी बड़े तरीके की होती हैं, उसकी अपनी अलग कारण होते हैं, उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है. ओके सर जैसे हम बात करते हैं कि 8 घंटे की नींद एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है. सो डू यू अग्री विद दैट, या बहुत सारे जगहों पे नॉर्मली सुना है कि इफ़ यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप तो आप 5-6 घंटा भी सो सकते हो, या व्हाट डू यू से कि कितने बजे से मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप और कितने घंटे इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप? सो अगर हम अडल्ट्स की बात करेंगे, सो अडल्ट्स के लिए 6 to 8 आवर्स. सी देखो, घंटा इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अच्छा. पहले मैं इसको शुरू करूंगा इस चीज से. इट्स नॉट अबाउट द आवर्स. Okay. सो गुड स्लीप इज वन विच विल कीप यू अलर्ट, awake, concentrated, मतलब having good concentration to do all your day activities. विदाउट अ Okay, प्रॉब्लम yeah, without a problem. So there could be a short sleeper, like some say our prime minister Mr. Modi sleeps less, like he sleeps 4 hours, है ना, but he's Yeah, still yeah. active. Okay, so there could be some short sleepers which are genetically like that. They can keep themselves awake, and there are studies like meditation and all can decrease your need for sleep. Okay, so it's not about the amount, but if I go by the average amount and the studies wise, so for an adult 6 to 8 hours is the time which is said to keep yourself again with the restful and awake and all. Okay, for an adult. For an adolescent it is usually 7 to 7 to 9 hours. 7 Okay, to 9 7 to 9 hours for an adolescent. And then for kids and other, this is, I think it will go beyond the They sleep a discussion. lot, Yeah, right? they sleep a lot and all. So it depends on your age. And so for like anybody but the above 80, so even 6 to 7 hours is good enough. So this is what an average is. So time of sleep is usually 4 hours after sunset. An average after 4 hours, after sunset you should be sleeping after 4 hours. That's what a good the scientific way of going to sleep. But then with this 24-hour society, अब नाइट शिफ्ट्स भी होते हैं, है ना, डॉक्टर्स हैं, एयरप्लेन्स हैं. सो फॉर दैट इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन यू आर, एंड सो उसके लिए अलग अलग टाइम भी किसी का होता है, तो उसमें हेल्प चाहिए होती है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, जैसे 86 नेम स्लीप डिसऑर्डर, देयर इज समथिंग कॉल्ड शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर. So anybody who's in a shift work and if he's not doing the right things to do his shift, then he will have a erratic lifestyle. So we help these people, and it's known if he's having problems dealing with his day-to-day work, that's a disorder. Okay, that's a disorder That's and a not disorder. something normal कि आप और सो लो तो वो सही हो जाएगा. Yes, so how to sleep, how to do your job better. Okay, so this is a very important topic and it's a very public health, because इतने सारे हम देखते हैं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. So do you know like जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है, ओके, देन दिस मैंगलोर एयरक्राफ्ट, जो बोइंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, देन इंटरनेशनली अगर हम बात करें शर्नोबिल, ये कैटास्ट्रोफ न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट्स हुए थे विच किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल and all. So these were all in the wee hours of the night, means this all were between 1 a.m. to 6 a.m. Yes. And these were all because of human error caused by sleep deprivation. Right, because they were not enough, sleep fed. yeah. तो वो उस टाइम पे Yes. they dozed off or something, and Yes. that caused the tragedy. Yes, so sleep is very important, and sleep disorders are very important, and it's not very much talked about. You see a lot of accidents happening because of like sleepy driver and all. Right, the collisions at night, Yes, at the highways पे night. कहते हैं कि आप रात में drive मत So करो. this is something which is not very much talked about. It's a very important topic, and I think we need to discuss about this in detail. Like there's so many other things which we need to talk about. So so I told you 6 to 8 hours is good. Right. So not only the quantity, the quality is important. So quality is when these disorders are not there. Right. Okay, and you are not neglecting your sleep, means take coffee just before the bedtime, or you're just exercising. So there's something called sleep hygiene.
So there are many things which we tell our patients to. So like you daily brush your teeth, you daily have a bath, आप रोज नहाते हैं ना, तो ऐसे ही डेली स्लीप को अच्छा करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. So do you want me to tell those points? So if you want to, sure, but I feel is it something जैसे हमारे घर पे में बोला जाता है कि आप स्क्रीन टाइम हटा दो, you read a book, you calm your mind, you have water before sleeping, and you can elaborate on it, but I feel So I will just tell you sleep hygiene जो हम बोलते हैं. So the first point is like have a consistent schedule. एक टाइम पे सोएं, एक टाइम पे उठें. ओके, इट्स लाइक आई टोल्ड यू, मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए. अच्छा, आप रात को 12 बजे सो रहे हो तो रोज 12 ही बजे सो. या ट्राई टू हैव अ फिक्स टाइम. ओके, नॉट लाइक कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, ऐसे नहीं. और कभी 10 बजे सो गए, कभी 4 बजे सो रहे हो. यूजुअली सम सेज लाइक 7 to 8 आवर्स हमें गिनना है, तो जिस टाइम आप उठते हो उससे आप वो कैलकुलेट कर लो, तो उस टाइम पे आपने सोना है. ओके, लाइक इफ यू आर लाइक गोइंग टू वेक अप एट 6, देन एटलीस्ट यू शुड बी स्लीपिंग बाय 11 बिकॉज 7 हम एवरेज मान लेते हैं. मिनिमम. So that is one point. The second is that you should be use your bed room for just sleep and intimacy. अब आधे आपने देखा होगा जो होम मेकर्स होते हैं, स्पेशली आर लाइक दोज ओल्ड लेडीज एंड ऑल, दे स्टे एट होम and they're just staying on the bed, the same bed. They have their dinner also, they stay and they watch television also, phone also, the same bed. So what happens in इनमें बेड का एसोसिएशन हो जाता है कि नींद नहीं आती है फिर उनको उस बेड पे, तो रात में नींद नहीं आती. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नींद नहीं आना इन आर ओल्ड मिडिल एज, दिस ओल्ड लेडीज एंड जो घर पे रहते हैं, बिकॉज वो फोन देखते रहते हो, तो जब आप सोते हो तो आपको ये लगता है दैट यू नीड स्क्रीन टाइम, दिस इज योर स्क्रीन स्पेस एंड नॉट इट्स नॉट जस्ट दैट, बिकॉज यू आर जस्ट सिटिंग ऑन दैट बेड, सो यू विल, वो बेड पे नींद ही नहीं आएगा आपको, बिकॉज बेड का एसोसिएशन आपको नींद से होना चाहिए. सो बेड का एसोसिएशन कि इस बेड पे मैं गया तो नींद, माइंड गेट स्ट्रेन लाइक दैट कि भाई इस बेड पे मैं सारा दिन हूँ, बीच बीच में भी सोया हूँ, बट अब यहाँ पे मेरे को बैठा हूँ, तो नींद का एसोसिएशन बेड से होना चाहिए. सो जिस बेड पे आप सोते हैं उस बेड पे यू शुड जस्ट बी गोइंग फॉर बेड. हाँ, ओके. Third is like drinking, and so 1 hour before bedtime you should not be having a fluid intakes like water and all. 2 hours before bedtime you should not be having alcohol, and 3 hours before bedtime you should not have any caffeine. Okay. So these are few things which you need to do. So आजकल नया टर्म स्लीप से एसोसिएट हुआ है जो है यूज ऑफ मेलेटोनिन, जो आजकल मार्केट में तक कमर्शियली बिक रहा है, दैट यू नीड नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट, और वो उसकी जो डोजेज है दैट कम्स इन गमी फॉर्म, वो 2 mg से लेकर 10-20 mg तक वेरी करती है. तो माय क्वेश्चन वाज, क्या वो लेना सेफ है, और अगर नहीं है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि आजकल का यूथ जो है ना दैट इज़ कंज्यूमिंग द गमीज़, क्या वो एडिक्टिव है, या क्या उसके बाद आपको नींद आना उसके बिना दैट बिकम्स लाइक यू नो अ सप्लीमेंट थिंग कि आप ये नहीं लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्या वो भी एक एडिक्शन होता है? सी फर्स्ट थिंग इज़, मैं वही बोलूँगा कि ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है, दैट्स ओके, बट हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं. सो पहले तो कारण देखना है ना, एंड कारण अगर आपका ठीक नहीं है देन आप मेलाटोनिन ले भी लेंगे तो नींद नहीं आएगी. पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, मेलाटोनिन अगर ओवर द काउंटर अवेलेबल है तो साइंस बोलती है कि वो अवेलेबल है ना. ओवर द काउंटर मीन्स इट इज साइंटिफिकली सेड कि ले सकते हैं, सोने में हेल्प करेगी, है ना. बट आपको फिर भी इंडिकेशन पता होने चाहिए. वो ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म आप ले सकते हैं. इट्स एन हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू द लाइट. सो अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर है तो अराउंड 4 to 6 o'clock आपका एक पीक मेलाटोनिन का आता है. ओके, सो उस वजह से हमें नींद आती है. सो 4 से 6 बजे मेलाटोनिन हमारा पीक होता है और हम 10 से 11 बजे फिर हमें नींद आना का आ जाता है. सो दिस मेलाटोनिन इज हेल्पफुल व्हेन वी हैव दिस जेट लैग जैसे पेशेंट्स होते हैं, जिस जेट लैग जो होते हैं, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, उसमें हेल्प करता है हमें मेलाटोनिन. हमें मेलाटोनिन हेल्प करता है शिफ्ट वर्क में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जिनका वर्क ऐसा है कि उनको रात भर जगना है, हाँ, यूके शिफ्ट, यूएस शिफ्ट जैसे होता है इंडिया में कि वो लोग रात भर शिफ्ट वर्क तो एक अलग चीज़ होगा. शिफ्ट वर्क मतलब आपका जैसे नर्सेज, एनेस्थेटिस्ट,
or like airport workers or like night truck drivers, उनका shift है ना, so they will have to wake up in the night and they have to sleep in the day. Right. So how will they entrain? Because see हमें अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग, हमें दो कारण से नींद आती है. Why do we sleep? हम सोते ही क्यों हैं? हमें दो वजह से नींद आती है. एक तो हम मेंटली और फिजिकली थक जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं होमोस्टैटिक ड्राइव. ओके, मतलब हमारा बॉडी जब थकेगा मेंटली और फिजिकली तब हमें नींद आएगी. दूसरा, हम सोते हैं सर्केडियन ड्राइव की वजह से. सर्केडियन ड्राइव होता है सनलाइट एक्सपोजर. हमारी बॉडी की क्लॉक है. राइट. ओके, हमारी बॉडी की क्लॉक है. हमें लाइक सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, इतने बजे कोई हार्मोन सिक्रीट होता है, इतने बजे हम एक्टिव ज़्यादा होते हैं. इफ़ यू सीन ना, योर बॉडी गेट्स ओपनड अप इन द इवनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स है ना. सो हर चीज़ का एक रिदम है. तो दूसरा, अगर हमें सुबह सनलाइट अच्छी दिखेगी तो हमें रात में अच्छी नींद आएगी, बिकॉज वो मेलाटोनिन से रिलेटेड है. ओके, तो इट्स अ हार्मोन बेसिकली. या इट्स अ हार्मोन जो सनलाइट से सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में. ओके. सो इस दो वजह से हम सोते हैं. सो जो ब्लाइंड हैं, सो देवर स्टडीज इनिशियली जिसमें पेशेंट्स को एक केव में रख दिया और घड़ी भी नहीं थी, उनको फिर भी फॉर फ्यू डेज, बिकॉज सनलाइट नहीं भी था, तो उनको क्योंकि बॉडी क्लॉक कुछ दिनों में तक रहेगी सेम, तो उनको स्टिल 10-11 बजे नींद आती है. बट आफ्टर फ्यू वीक्स दे विल नॉट स्लीप एट 10, दे विल गो जस्ट हेवायर. ओके, कि कभी 3 बजे सो जा रहे हैं, कभी 5 बजे सो रहे हैं. So that's what happens in blind people, because उनको सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता. That's called 24 hours sleep cycle. हाँ, मतलब नॉन 24 आवर में कभी भी उनको नींद आ जाएगी, कभी भी. सो इट्स नॉट एंट्रेंड. सो दे टू वजह से हम सोते हैं ना. सो जो मेलाटोनिन है वो हमें तब हेल्प करता है जब हमारी सर्केडियन रिदम, माने जो हमारी रिदम में कभी प्रॉब्लम हो, या फिर हमारी प्रॉब्लम सोशल और प्रोफेशनल डिमांड की वजह से हो. तो ओवर द काउंटर ले लें, बट वो आई थिंक इट्स गॉन लिटिल रॉन्ग वे. इट शुड बी लिटिल गाइडेड बाय द डॉक्टर इटसेल्फ. ओके, कि ओवर द काउंटर ले लें, बट एक बार जिसको नीड है फिर उसको मिल जाए, बार बार प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेने आने. जो शिफ्ट वर्क है, राइट, उसको पता है भाई अब मुझे ये लेना है और मुझे दिन में सोना है, तो ही हैज टू टेक इट 4 hours बिफोर हिज इंटेंडेड स्लीप टाइम. 4 hours बिफोर लिया जाता है मेलाटोनिन. यस, बिफोर 4 hours बिफोर द इंटेंडेड स्लीप टाइम. माने अगर मुझे सुबह के वहाँ से काम करके आके सुबह सोना है, तो आप मतलब अराउंड, जैसे मुझे 9-10 बजे सोना है, तो फिर वो 5-6 बजे ले लो आप सुबह के, and then you will sleep after 4 hours. And there are a lot of other things which will happen, है ना, और जेट लैग के लिए भी. एंड एक्चुअली इसका जो डोज है ना, वो 3 to 20 तक जा सकता है, एंड उसमें टॉलरेशन डेवलप होती है, तो इसलिए आप बढ़ा भी सकते हो. Usually it is very safe. It doesn't cause much side effect, little bit headache and nothing major. So it's safe. That's why it is just available over the counter, and it's not habit forming. Okay. But it's good that you take the cause treat करें और right advice से करें. Melatonin is not like a wonder drug. Okay. Right. It's not a sleep inducing drug even. So आप ले भी लेंगे, उससे कोई आपको neither it's going to give you any kick or anything. So I don't think so it's right to just take it and all. कोई इफेक्ट भी नहीं होगा. so it may work just like a placebo. So it's always good that you discuss with once in a while. आपने ले ली वो अलग बात है, but if you discuss and all, I've told you the real reasons why it should be needed is for those who are in shift work and those who are having this like jet lag, जिसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम जोन का फ़र्क है ना. अब हम दिल्ली से यूएस जाएंगे, दिल्ली में अभी रात है, वहाँ सुबह है, तो हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है इसका मेलाटोनिन का, उस तरह हिसाब से. ओके, हमें आज तक लगता था कि मेलाटोनिन इज नॉट अ हार्मोन, इट्स अ दवाई जो आपको नॉर्मली दी जाती है, जो आपको डिपेंडेंट बना सकती है. बट नाउ व्हेन यू हैव क्लियर्ड इट, इट्स रियली ग्रेट फॉर द यूथ ऑल्सो. जो लोग ये समझ के दवाई लेते हैं, बहुत सारे लोग मेलाटोनिन इसलिए लेते हैं, वो मेलाटोनिन खाते हैं, दे गो टू बेड डायरेक्टली कि दिस विल यू नो हेल्प मी स्लीप. दे टेक द gummy and then cause they is just close something their else. eyes. If you have been doing something wrong and you're just neglecting your sleep, if you are just watching television, you're just having a energy drink, and you just come out of the gym and hit the gym, it's not going to let you sleep. Unless until you know the cause, you're not going to. If you have a sleep apnea, okay, the sleep apnea patients can also have like sleep problem, like in sleeping. Okay, so if there is the cause is not treated, it's going to be just of no use. Again, the root cause is the main thing and not the branches.
ऑल्सो हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, इंडियन स्पेशली, कि आपका जो फूड होता है या कुछ फूड हैबिट्स ऐसी थी, जैसे लोग कहते हैं आप लेमन एंड कुकम्बर वाटर पीजिए, उससे आपका लंग स्ट्रांग होंगे, उससे आपका लिवर स्ट्रांग होगा. सो इज दैट ऑल्सो हेल्पफुल, या मतलब क्या हम होम रेमेडीज़ के साथ, सही तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हम अपना हेल्थ लंग्स की मेंटेन कर सकते हैं? I would not say just about the lungs in this way. General body health हम अच्छी डाइट से improve कर सकते हैं. So it will, a good diet will affect any part of your body. So diet specific to the lungs, I would not say is there any specific diet for any lung disease. Usually it is more with diabetes and heart disease patients like cholesterol and sugar and all. But lungs के लिए, apart from antioxidants rich diet, there is no specific diet which I suggest to any of my lung patients. Like usually protein is deficient in our Indian diet most of the time, especially vegetarians, so I just tell them to increase their protein intake and antioxidants. Rest from diet perspective, lungs point of view, many myths are there. दही खाने से खांसी होता है, दूध पीने से खांसी होता है, बनाना खाने से होता है, देयर कोल्ड कहते हैं ना, उनकी तासीर ठंडी होती है. So to be really honest, ऐसा ये these are all myths and मतलब इनमें से कुछ भी truth नहीं है. और another thing is, मतलब ऐसे से रहता है ना, लंग से रिलेटेड डाइट का बहुत कम अफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, कि ठंडी चीज़, कोल्ड चीज़, खट्टी चीज़. सो आई वुड स्टिल से कि दीज आर सम ट्रिगर्स फॉर एस्थमेटिक्स. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन ट्रिगर. ज़रूरी नहीं है आपको हर बार कोल्ड से होगा. बट हाँ, अनदर थिंग इज पैकेट वाले फूड से, एस्थमा पेशेंट्स में हम कई बार बोलते हैं पैकेट वाले फूड्स होते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं. सो एनीथिंग विच इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, ओके, इट्स एनी वे नॉट गुड फॉर द बॉडी, सो नॉट जस्ट फॉर लंग्स, but they may have something in that which may cause allergy in the patient with asthma. Okay. So this is only something related to the food and lungs I have to tell. So my last question to you will be, बहुत बार हम ऐसा बिलीव करते हैं कि जैसे अनुलोम विलोम होता है, या कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी सांस ज़्यादा देर तक रोक कर रखो, कि आप अगर अपनी 2 मिनट तक सांस रोक रहे हो, सो दैट इज़ इंक्रीजिंग योर लंग कैपेसिटी, इंक्रीजिंग योर लंग हेल्थ. तो क्या वो होता है? क्या ये जो जैसे हम अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, क्या उस कंट्रोल करने से हमारी लंग हेल्थ बेटर होती है? So this is a very little question which is dear to my heart and little controversial also. So I am myself, I will just start with this. Lung capacity increase करना, see you are born with the capacity of the lung, है ना, you cannot increase that capacity. Okay. Okay, you're born, मतलब everybody has a capacity and it's usually depends on your height and your ethnicity. Okay, my ethnicity मतलब Indian of and your gender माने Right. एक male or female of a particular height and a particular region will have a average lung volume जो कि हमें predicted value है. In fact बच्चों की I have done 700 PFTs of children in one school and I have a इक्वेशन लंग, जो एक जैसे को ना इक्वेशन बनाते हैं जिससे हमें लंग का प्रिडिक्शन पता लग जाता है कि भाई इस बच्चे का इस एज में इतना लंग वॉल्यूम होगा. तो वो प्रिडिक्टेड इक्वेशन मेरे सीनियर प्रोफेसर छाबड़ा के साथ मेरे उनका एक पेपर है जिसकी मतलब एवरीवेयर इन इंडिया दैट इक्वेशन इज यूज्ड. सो लंग कैपेसिटी इज डिपेंड्स ऑन योर हाइट, योर जेंडर एंड योर एथनिसिटी. माने अमेरिकन की अलग होगी, अफ्रीकन की अलग होगी, ऐसे ही सेम एज हाइट की. हाँ, सो लंग कैपेसिटी नहीं चेंज हो सकती. आप बॉर्न होते हैं उस हाइट पे, आपकी लंग कैपेसिटी कम होती जाती है एवरी ईयर एज यू एज, बट बढ़ नहीं सकती है. सो दिस इज अ वेरी वेरी फुलिश एंड अ मिथ के आप डीप ब्रीदिंग करें. एक वो 3 बॉली वाली एक्सरसाइज लोग बताते रहते हैं, वो मतलब वो बॉल, हाँ, ब्लो द बॉल और वो ऊपर रहनी चाहिए. इज ऑल वेरी लाइक wrong way to tell कि lung capacity increase हो जाएगी. Yeah, we don't use our lungs to our maximum capacity. Okay, so when you deep breathe, you open up some part of your lungs which you are not using. Okay. And that's helpful for obese patients and those who have to undergo surgery. So lung capacity as such किसी breathing exercise से नहीं improve होती. Okay, so to lungs को फिर strong कैसे करें? सो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने का और हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं. एक तो हो गई एक्सरसाइज कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. मतलब एक्सरसाइज के 2 ही कंपोनेंट होते हैं, है ना, चाहे वो योगा है, चाहे कैलिस्थेनिक्स है, चाहे वेट ट्रेनिंग है, चाहे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है. ओके, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विल हैव 2 एलिमेंट्स. वन इज एरोबिक, वन इज
स्ट्रेंथ. ओके, अपार्ट फ्रॉम मोबिलिटी एंड बैलेंस. हाँ, सो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये ही आपके बॉडी की जो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, सी अल्टीमेटली क्या है, ऑक्सीजन का है, हमें लंग्स, हार्ट पे हमें लंग्स ऑक्सीजन देता है जो कि हार्ट सारे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, ब्लड के थ्रू सारे हार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है. नाउ दैट इज ऑल ऑक्सीजन. नाउ वंस यू डू दीज एक्सरसाइजेज, दिस हेल्प्स यू improve your oxygen utilization. So अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज बेटर हो रही है तो आपका हार्ट एंड लंग्स प्रेशर में नहीं आएंगे. And they're functioning also better and they smoother function and better. So this is how an exercise going to improve your lung and make your lungs strong and a heart strong. okay, They are not going to increase the capacity. but they're going to make it stronger and more, you know, Yeah, variable more able to work better and more efficient. More Okay, efficient. it's like more efficient. Okay, Right. so this is what an exercise will do. Okay, now another thing is what I just want to bring, if you have brought this question, is I will like to tell I am also a yoga practitioner. Okay, I daily meditate for an hour and I do like see yoga has 8 limbs ना, पतंजलि योगा के 8 मतलब वो होते हैं limbs है ना, यम नियम ऐसे करके, प्राणायाम एंड लास्ट में समाधि होता है ऐसे. सो आपका जो प्राणायाम है एंड ये है, ये एक एलोपैथी से अलग साइंस है योगा. ओके, योगा का जो एक प्राणायाम लिम्ब है, देखो एक जो आसना होता है फिर प्राणायाम होता है. सो आसना के बाद प्राणायाम आता है. ओके, फिर ध्यान साधना एंड समाधि ऐसे होता है. ठीक है, सो अब जो आसन होते हैं उसके बाद प्राणायाम किया जाता है. एंड प्राणायाम हैज नथिंग टू डू विद ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग कैपेसिटी. प्राणायाम ब्रीदिंग से होता है, मतलब प्राणायाम में हम ब्रीथ ही कंट्रोल करते हैं, बट दैट इज फॉर प्राण. प्राण क्या है, हमारा लाइफ फोर्स. प्राण निकल जाएंगे हम नहीं है ना. सो प्राण जो है वो प्राणा जो है वो उसके लिए एक्सरसाइज है थ्रू द ब्रीदिंग. सो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और ये सब हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं है. दे आर फॉर प्राणा एंड दे मेक योर माइंड काम एंड ओवरऑल बॉडी बेटर. They are life exercises कि आपको वो कैपेसिटी और जो आपने स्ट्रेंथ की बात करी. So they are one of a part of yoga which will help you keep your body better. But they are, pranayam is not equivalent to breathing exercise. Okay, This got is a it. very very common myth and patients just keep coming. हम रोज अनुलोम विलोम करते हैं, हम रोज भस्त्रिका करते हैं. That is total like wrong way going. We are neither going forward neither going backward. Okay, माने सीखें तो ढंग से सीखें योगा को, योग करें तो प्रॉपर वे में उसके सब नियम फॉलो करके करें और प्राणायाम को एक समझ से करें. और एलोपैथिक को उससे मिक्स करेंगे तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो दे आर लिंक, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, बट प्राणायाम से लंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है. ओके सर, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग मिथ जो आपने आज ब्रेक करी. कुछ ऐसा है एंड में जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? या सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अ लंग डॉक्टर मैं यही बोलूँगा कि आपका जो स्मोक and alcohol है ना, so these are some things which are direct injuries. Okay, so and in today's what I would say addiction to even the screens and all, if I'm a sleep specialist, so ये जो खुद जो self injury वाली चीज़ है ना, इससे तो बचें. It is enough in the environment to injure yourself. Second is I always say 4 pillars of good health. Okay, so if you take care of these 4 pillars, then you will not get sick, and even if you are sick then you will get healthier faster or you will not have a bad problem. So first is nutrition. Okay, so good nutritious food and water. Okay, so everybody knows what comes in that. Second is exercise. Okay, so you need to have those both cardio element and strength training element in that. Okay, and yoga is one of a good yoga means hatha yoga, part of that 8 limbs, asana. So उसमें दोनों होता है हमारा. हाँ, so both cardio as well as strength, because सूर्य नमस्कार अगर हम देखें तो both body को भी use करें and also. Second is exercise. Third is sleep. Good and I'm a sleep sleep specialist. Sleep and rest है ना, so restful sleep I can say. So sleep and good quantity and quality sleep. So that is third, and fourth is mind. You have to take care of your mind. That just controls everything. Okay. So once one controls your mind, then you can win everything. Okay,
मन जीते तो सब जीत है ना. सो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है? मेडिटेशन से. मेडिटेशन. Yeah. So you should learn some meditation. We are living in India, and we have so many ways to learn meditation. So these are 4 things. If you take care of these 4 things, you will live a good, healthy life and will not get affected by lot of other things which are there in going to injure your body. I feel primitive way of living is actually the key of healthy living, क्योंकि जैसे आपने बोला कि हेल्दी डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, जो हमारे योग हैं, आसन है, मेडिटेशन है, वो तो सालों से चले आ रहे हैं. सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दैट एंड ब्रेक ऑल द मिथ्स जो अभी रिसेंट टाइम में आई हैं. एंड विद दिस आई वुड से थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस, फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. आपके एक्सपीरियंस ने शायद हमारे व्यूअर्स को आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत सारे लोग इससे शायद कुछ अच्छा ही सीख कर जाएंगे. एंड आई फील दे शुड ऑल्सो, जो आपने बोला कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करना है, कि आप खुद से तो खुद को हार्म मत करो, स्मोकिंग छोड़ दो, ड्रिंकिंग छोड़ दो, हैव अ स्केड्यूल. सो आई फील इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड I can't thank you enough for joining us. Thank you so much. Thank you from your team and everybody. Okay, thank you. Thank you, sir. हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें.